जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीवाईक्यू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने इसके बाद जैव विविधता जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट कर लिया। नाउ अब चल रहा है हमारा कौन सा चैप्टर है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय, यानी सही तरीके से बोला जाए तो पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। कल हमने इसको शुरू किया था, 2019 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया था। आज हमें देखना है 2018 से प्रश्न, ठीक है। अन्य सीरीज चल रही हैं, उसको आप लाभ उठा सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर देते, उसके लिए धन्यवाद। चलिए 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? बालू खनन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नदी की लवणता में कमी आ सकती है? क्या भौम जल का प्रदूषण स्तर बढ़ घट सकता है? क्या भौम जल स्तर का नीचे चले जाना आवश्यक है? इनमें से कौन से परिणाम होंगे बालू खनन से? तो बालू खनन से 2 और 3 परिणाम होंगे। नदी की लवणता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना दोनों कारण नहीं, परिणाम, दोनों परिणाम हो जाएंगे बालू खनन से। तभी कहा जाता है बालू खनन ना किया जाए। बाकी भू कटाव और भूस्खलन जैसी घटनाएं तो हो ही जाती हैं, ठीक है। जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, जिसे कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सर्वोत्तम वर्णित करता है? यानी कि पूछा गया है कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि है? क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान है? क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता है? या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन है? तो ए वाला आंसर सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पादप वृद्धि यानी पेड़ पौधों की वृद्धि हो जाती है, उसे कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो CO2 को वायुमंडल में जाने से रोककर धरती के अंदर पहुंचाने की इस विधि को कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। धरती के अंदर पहुंचाने की विधि को। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के साथ ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, पौधों की वृद्धि में सहायक होगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, उम्मीद करता हूं आप भी आंसर दे रहे होंगे, समझते रह रहे होंगे। छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप, यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लिखित होता है? छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप, क्या यह विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप से एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देसी पारतंत्र की हानि से संबंधित है? बी है आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्का पिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसके कारण डायनासोर की जातियों समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। आप जानते हैं डायनासोर का जो विलोपन हुआ वो कहा जाता है उल्का पिंड टकराया था उसकी वजह से हुआ था। थर्ड है विश्व के अनेक भागों में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप से खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छी देसी फसली उत्पादकों का विलोप हो सकता है, खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। लास्ट है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, प्राकृतिक आवासों का समविभाजन, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। छठा व्यापक विलोप किससे संबंधित होगा? क्या बी से होगा, क्या डी से होगा? तो डी से होगा। मानव द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन किया जा रहा है, इसकी वजह से विनाश, प्रदूषण, वैश्विक जलवायु में परिवर्तन, यह सब हो रहा है। इसे छठा व्यापक विलोप नाम दिया गया है, 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गए हैं, सूख गए हैं? अभी देखो ये क्वेश्चन कल भी हमने देखा था, तब मैंने बोला था सूख गए हैं पे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। अब यहाँ देखो अरल सागर, बैकाल झील, काला सागर। तो काला सागर यूक्रेन के नीचे वाला, वो आप जानते हैं कितना भरा हुआ है,
तो काला सागर तो नहीं होगा, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब बचे दो, अरल सागर और बैकाल झील। तो अरल सागर तो दोनों में है, तो अरल सागर तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। तो अरल सागर ही आंसर है। बैकाल झील भी अभी नहीं सूखी है। बैकाल झील कहाँ है, मैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरल सागर मैंने कल जब वीडियो बनाई थी पीवाईक्यू की, तो वहाँ जब दक्षिण अफ्रीका नहीं सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक झील थी, वह सूख गई थी, उस पर क्वेश्चन आया था, तब मैंने कहा था कि अरल सागर पर भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 2017 में प्रवेश करते हैं। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमिडिशियन तकनीक के कौन से लाभ हैं? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बायो रेमिडिएशन क्या है, फिर उसके तकनीक के लाभ पता होंगे, ठीक है। पहला है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा कह रहा है, कैडमियम और लेड जैसी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। तीसरा है, जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कितने सही हैं? तो 1 और 3 सही है। दूसरे का कोई कैडमियम लेड से लेना देना नहीं है, हालांकि कैडमियम लेड पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। कल वाले पीवाईक्यू में हमने देखा था, आर्सेनिक मैंने बताया था, लेड मैंने बताया था, पारा भी बताया था, ठीक है। अब इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा क्वेश्चन आए तो आप करंट अफेयर्स में आएगा, उसी पे क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहिए। लेकिन करंट अफेयर्स तभी समझ में आएगा जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे। पहले स्टैटिक कंप्लीट करिए, उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैव ऑक्सीजन मांग, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? क्या रक्त में? नहीं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में? नहीं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के लिए? तो आंसर सी सही होगा। तो बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव ऑक्सीजन मांग, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव भोगी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? क्या परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह? कौन सा आंसर होगा? सभी आंसर होंगे इसके 1 2 3। मानवीय कारणों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के भूमंडलीय तापन के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए उपयुक्त तीनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में प्रवेश करते हैं। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? जो हमारे यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक निकाला जाता है, वह किन गैसों पर विचार करके आता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन? तो इसका आंसर सही होना चाहिए बी 234। 234 मतलब 234। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ नहीं है, मीथेन से रिलेटेड कुछ नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। पहली बात तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी पहल है। उस समय 14 में आया था, इसलिए ये उस समय के बारे में बताया गया, लेकिन कौन जारी करता है ये आप याद रखिएगा। एक संख्या, एक रंग, एक वर्णन, यानी 1 कलर, 1 नंबर, 1 डिस्क्रिप्शन आज भी चल रहा है, याद रखिएगा। AQI को 6 श्रेणियों में, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटरी, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये आज भी चल रहा है। इसमें 8 प्रदूषणकारी गैसें हैं। कौन कौन सी? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन और लेड की पहचान की गई है, ठीक है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। ये आज भी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। कौन कौन सा? एक तो ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, बाकी नीचे जो मैंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट है। चाहो तो ये वाला भी कर लो, सबके लिए एक एक कलर भी डिसाइड है कि गुड होगा तो कौन सा कलर, सीवियर होगा तो कौन सा कलर। चलिए 2015 में प्रवेश करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होगा?
नाइट्रोजन अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, भौम जल में नाइट्रेट का निच्छालन हो सकता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद भवन यानी प्रोलिफरेशन हो सकता है। कौन सा आंसर इसका सही होगा, इसका आंसर सही होगा सी, 2 और 3, पहले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पढ़ लो, फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो व्याख्या में कराया दे रहा हूँ। नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रचुरोवर्धन नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरक विशेषकर अमोनिया आधारित नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रिफिकेशन क्रिया के कारण मृदा पर H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं जिससे मृदा की अम्लता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हाँ, वहां भी बढ़ोतरी ही लिखी थी। नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रेट आयन मुक्त करते हैं जो अस्थिर होता है, पादपों के लिए तत्काल उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं अधिक सिंचाई के कारण यह मुक्त नाइट्रेट पादपों की जड़ों से नीचे चला जाता है एवं निच्छालित होकर भूमिगत जल को प्रभावित करता है, इसीलिए ज्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे करके मूव करना चाहिए। चलिए 2014 में प्रवेश करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। फिर कल की तरह, कल मैंने बोला था सोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ से सोर्स है किस चीज का, सल्फर के बारे में कल कई क्वेश्चन बता रहे थे मैंने, ठीक है। तो इस्पात उद्योग ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम मुझे हाँ याद आ गया, सेम रिपीट हुआ है, सेम 2014 में था। और कल वाली क्लास देखना, कल भी हमने पढ़ा था। आप 2 मिनट दे तो मैं शायद ऊपर जाके बता भी दूँ आपको। खैर छोड़िए, जो कल पढ़ रहे थे उन्हें पता है कि सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट हुआ है तो उसको व्याख्या देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कल वाले लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था कल कि नहीं, इस्पात उद्योग वाला, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व और औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। क्या स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, क्या विस्तृत प्रवाल मत्स्यता घटित होगी, क्या सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तीसरा और चौथा थोड़ा सा एक्सट्रीम है, वो नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या 1 और 2, मतलब कितना भी टेम्परेचर हो जाए सभी आर्द्रभूमियां नष्ट नहीं हो पाएंगी अभी हाल फिलहाल में कहें तो, और सब कितना भी टेम्परेचर हो कहीं ना कहीं तो अनाज की खेती हो ही जाएगी। तो यहाँ पे एक्सट्रीम थे, आप उनसे सिंपल सा हटा सकते थे, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा 2014 का पहले वाला है, 2015 में आप जानते हैं क्या आया था, पेरिस एग्रीमेंट, क्या था आपने पढ़ा होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों चिंता है। जो विनिर्माण उद्योग में है कुछ नैनो कण ऐसे हैं जिनके बारे में चिंता है, क्यों चिंता है, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं, जल और मृदा को दूषित कर सकते हैं, वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। जी हाँ, तीनों चिंताएं हैं, ये तीनों आप याद रखिएगा। 2 चीजें बहुत आती हैं, एक सोर्स और दूसरा उससे प्रभावित चीजें हैं, ठीक है। हालांकि इसकी व्याख्या देखने का अभी कोई उद्देश्य नहीं है, आपने पढ़ा होगा और फिर करंट अफेयर्स यूज कर लेंगे। 2013 में प्रवेश करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा आता रहता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। आर्सेनिक का नाम हम सबसे पहले लेते हैं, यूरेनियम नहीं मिलता होगा, 5 हटा दो तो 1 और 3 के साथ हम जा सकते हैं। यूरेनियम यूरेनियम भी कहीं कहीं मिलता है, वाह मुझे तो लगा था नहीं मिलता होगा, माफ करिएगा। सी इसका आंसर होगा, तो सी का मतलब है 135। हाँ यूरेनियम भी मिलता है, यूरेनियम पंजाब के कुछ जिलों में। अच्छा चलिए देखते हैं, याद कर लो। भारत में 10 राज्यों का भूजल आर्सेनिक से प्रभावित है, आर्सेनिक तो सबसे ऊपर ही रहता है। 20 राज्यों का फ्लोराइड है वो भी ऊपर रहता है, लेड भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या, लेड भी कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं पारा भी मिलता है, लेकिन आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड ये 3 तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दक्षिण पंजाब के कुछ जिलों में यूरेनियम एवं अन्य भारी धातु की अधिकता है। तो यूरेनियम इसीलिए इन्होंने हाईलाइट भी किया है क्योंकि यूरेनियम बहुत रेयर है जो कहीं मिलता है। आर्सेनिक, फ्लोराइड तो हम आसपास
मतलब कई जगह देखते रहते हैं और कई बार चिंताएं भी हैं। यहाँ देखो लिखा भी है इन्होंने, पारा भी और कैडमियम भी, ये भी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो पारा, लेड, फ्लोराइड, क्रोमियम, ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं, ठीक है। आर्सेनिक उसमें सबसे पहले नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो क्रोमियम निर्मुक्त होगा ही होगा, सीसा होगा, कैडमियम होगा। 136 किसमें है? 236 इसमें है और 236 इसमें है। अब इनमें से कौन सा सही होगा? तो बी वाला सही होगा। 1 2 3 5 6 प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर इसमें नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब हैं, क्योंकि आप कैडमियम तो जानते ही हैं यूज होता है, क्रोमियम भी यूज होता है, सीसा तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में भी पड़ा है, वो भी तो EFC थी। तो ये दोनों सब चीज होती हैं, ठीक है। हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, कृषि में यूज होता है। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, परमाणु रिएक्टर परमाणु हथियारों में यूज होता है। प्लूटोनियम से आप इसको कट करते तब भी आंसर आ जाता, प्लूटोनियम से कट कर देते तो 7 गया 7 गया 7 गया, तब भी आंसर मिल जाता। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अम्ल वर्षा पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कल वाली क्लास में हमने देखा था। नए हैं तो शुरू से देखिए, मैंने सारी PYQ की प्लेलिस्ट बना दी, एक ही प्लेलिस्ट में सारे PYQ 15 साल के आपको मिल जाएंगे, और हिंदी में व्याख्या सहित। किसी चैनल पर इतना कंसिस्टेंस नहीं होगा कि सारे PYQ आपको मिल जाए 15 साल के। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? कौन कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कल भी सेम क्वेश्चन था, सेम का मतलब पैटर्न अलग हो भले, लेकिन अम्ल वर्षा किनके द्वारा होती है तो ये पूछा गया था। तो दो क्वेश्चन ऐसे मैंने आज दिखा दिए जो सेम लगभग पूछे गए थे, मतलब उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं था, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? प्रकाश रासायनिक धूम जो है वह किसकी किसकी वजह से बनता है? क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन मेन है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन मेन है, सॉरी ऑक्सीजन मेन है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेन है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन मेन है? तो सिंपल पहला वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O3 मतलब ओजोन, और पेराक्सीएसिटिल नाइट्रेट की भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये होता है। ऐसे ही रट लीजिए, दोबारा क्वेश्चन आएगा तो सेम रिपीट हो जाएगा या स्टेटमेंट में आएगा, बाकी इसकी व्याख्या देखने की आवश्यकता अभी तो नहीं है। तो जब 12 का क्वेश्चन देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? संपूर्ण सौर विकास को अवशोषित कर रही है, तो संपूर्ण को करती है तो अब तक हम लोग निपट गए होते हैं। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उष्मा का संचित करती है। तो सबसे ज्यादा सही टी वाला है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसीलिए धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन 2012 का, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समुच्चयवान, शून्य जुताई, अनुपद सस्यन, सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयोग में से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक कौन है? तो कौन से सहायक होने चाहिए? केवल 3 सहायक है, बाकी सहायक नहीं है। कौन सा? शून्य जुताई जो हम लोग पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है, किसमें? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। वैसे तो तीनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजें अलग अलग जगह हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर देखा जाए सी वाला सही है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? क्यों चिंता का विषय होना चाहिए बताओ? क्या कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी? क्या प्रवाल भित्ति की वृद्धि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी? क्या कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय बोहते हैं की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी? कि मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा? क्या आंसर होना चाहिए? तो 1 2 3, मेघ से कोई लेना देना नहीं है, मेघ बीजन ऊपर है, अम्लीकरण से मेघ बीजन का क्या ही लेना देना है, ठीक है। और तीसरा कट करते, सॉरी चौथा कट करते तो आपको आंसर मिलता नहीं, क्योंकि आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि 1 और 2 और 3 सही है, ठीक है।
मेघ विजन अलग चीज है। ये क्वेश्चन 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, देखो यही लाइन। कौन कौन से? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम। इसमें सिल्वर आयोडाइड था और क्या था, एक और था। उसकी वजह से मेघ वर्षा जो होती है ना, हम लोग वर्षा कराते हैं कृत्रिम रूप से, उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आया था इसी वर्ष 2025 प्रीलिम्स यूपीएससी। 2011 में प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों से कोयला दहन से होते हैं? तो सभी होते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं, मैंने बताए भी हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? क्या कारण होगा? क्षोभमंडलीय विक्षोभ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समताप मंडल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समताप मंडल, क्लोरो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बी होना चाहिए। जो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र है तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह मेन संभावित कारण है। ठीक है, ये तो सब आप पढ़ते भी रहते होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का कारण, इस संवृत्ति के क्या कारक तत्व हो सकते हैं? किनकी वजह से ऐसा होता है? ज्वार मधुमुख से पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। तो कौन सा सही है? तीनों सही है इसके। इन तीनों के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के वर्षों में, लाइक कमेंट शेयर कर दिया, थैंक यू। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये तो उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों? निचले भाग में वायुमंडल के क्यों नहीं रहती? क्या वह वायु समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं? क्या समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं? क्या ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं? तो कौन सा सही होगा? बी वाला सही है। समुद्री जो पादप प्लवक हैं प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए ठीक है नहीं होती। एक गलत है, क्योंकि निचले वायुमंडलीय कार्बन का समताप मंडल में पलायन नहीं होता, फिर पवनों द्वारा कार्बन का विभिन्न परतों में मिश्रण हो जाता है। 3 गलत है, क्योंकि ध्रुवीय बर्फ छत्र कार्बन का प्रग्रहण करते हैं। वर्तमान ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों में हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व कार्बन का संग्रहण हुआ है। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।